आप बोलिए बेटा कंचन बाला। कंचन बाला, आपको आवाज आ रही है? सर क्लियर है। सभी को क्लियर आ रही है आवाज? हाँ जी सर। अच्छा, आज आपसे मैं इस बात के लिए मुखातिब हूँ कि जो आपके इंग्लिश का पेपर रहता है उसको किस तरीके से उसमें कैसे अपन स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट ग्रेजुएशन तक मैं भी हिंदी मीडियम से था। उसके बाद जब एमबीए ज्वाइन किया तो सीधा मीडियम इंग्लिश हो गया और उसके बाद से हर चीज़ में मीडियम इंग्लिश ही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैं इंग्लिश में ही लिखे हैं। इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है, स्टार्ट में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई कैप्सूल लर्निंग या कोई शॉर्टकट वैसे मुश्किल होता है। एग्ज़ाम का पेपर पास करने के लिए भले ही कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं और कई बार बाई चांस मार्क्स भी ठीक आ जाते हैं और हम क्लियर कर लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट टोटल इंग्लिश। अब कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ ली, कुछ हमने प्रेसीज लिख दिए, कुछ सिनोनिम्स वगैरह देख लिए, कुछ इस तरह की चीज़ें देख ली, वो ठीक है। एग्ज़ाम पास करने के लिए सबका अलग अलग लेवल होता है। पर सच में अगर आप किसी भी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू कोई अच्छी जॉब की तरफ देख रहे हैं, खास करके ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ, और वैसे भी जीवन में हमारा पर्सनल सोच चाहे प्रो हिंदी हो सकता है, कुछ लोगों में राष्ट्रभाषा और ये सब बातें भी, वो सब अच्छी बातें हैं, पर कोई एडिशनल लैंग्वेज जानना, टू नो इंग्लिश वुड सर्टेनली टेक योर पर्सनैलिटी टू ऑल टुगेदर अनदर प्लेटफॉर्म। आपका जो इंग्लिश जानना एक चीज़ है, आपका उससे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा। क्योंकि चाहे आप हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दें या चाहे इंटरव्यू में भी आपने हिंदी मीडियम रखा हो, पर जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो बैठते हैं, सर्टनली दे आर वेरी सीनियर पीपल एंड ऑफन दे हैव द टेंडेंसी टू स्विच ओवर टू इंग्लिश। क्योंकि एक लेवल के बाद में हम लोगों को ये मुश्किल पड़ता है कि कंप्लीटली हिंदी में कोई चीज़ को कैसे रखें। आज मुझे भी बोलना हो, अभी मैंने देव अमित से कहा भी था कि टोटली अगर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हमें भी दिक्कत रहता है। पर एनीवे, क्योंकि आपका मिक्स ग्रुप है एंड बेसिकली मैं हिंदी से ही हूँ, इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बट फिर भी जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, कोर्स कंटेंट और इसकी जो अच्छी बुक्स आती हैं वो तो आप पढ़ें ही पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। इंग्लिश को वैसे जीवन में हिंदुस्तान की जो लाइफस्टाइल है, हिंदुस्तान का जो करियर पाथ है, इंग्लिश आपके साथ हमेशा जुड़ी रहने वाली है। आप चाहे जॉब किसी भी मीडियम से सिक्योर कर लें, अल्टीमेटली चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे या प्राइवेट सेक्टर में, बहुत कुछ आपको इंग्लिश के से सामना करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि इंग्लिश का कोई शॉर्टकट या कैप्सूल नहीं आता, तो क्या करें? अब देखिए, इसका बहुत एक आसान तरीका है। और वो तरीका अगर कोई, मुझे नहीं पता कि अब आप में से कौन सा कितने साल से स्ट्रगल कर रहा है या कितने साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन काफ़ी साल पहले यदि हम इसमें अवेयर हो जाते और इंग्लिश को एक ज़रूरत मान लेते, तो हम क्या करते शुरू में? बड़ा सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, इंग्लिश सीखने का
जो एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, मेहनत तो ज़्यादा है, समय भी बहुत लगता है, और कभी ऐसा स्टेज भी नहीं आता कि व्हेन यू कैन कॉल इट मे बी दैट यू आर फुल्ली अकम्पलिश्ड, क्योंकि लैंग्वेज इनफाइनाइट चीज़ होती है, एक अनंत चीज़ होती है। लैंग्वेज में आप हमेशा इम्प्रूव करते ही रह सकते हैं। तो मैं जिस फॉर्मूले या जिस सिस्टम की बात कर रहा था वो ये है कि इंग्लिश 3 चीज़ों से ही अंत में आप उसमें एक एम्पावर्ड हो सकते हैं। वो है रीड मोर एंड मोर इंग्लिश, स्पीक मोर एंड मोर इंग्लिश, लिसन मोर एंड मोर इंग्लिश। रीड, स्पीक एंड लिसन। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। आप तो इसको जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके कंटेंट वैल्यूज़ तो एक अलग बात है, वो साथ में अगर आप लर्न करते हैं, कंटेंट वैल्यू भी आपके दिमाग में जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं भी जाती है बहुत ज़्यादा गहराई से, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, while we go through newspaper, often the retention value of a news is only for 24 hours by the time that you get a next newspaper. Next day's newspaper comes in and the previous day's newspaper content is gone. कोई चीज़ उसमें से याद रखने की है या बड़ी इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग लास्टिंग जिसकी वैल्यू है, वो एक अलग बात है। पर अब न्यूज़पेपर, इंग्लिश के न्यूज़पेपर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पढ़ते हैं। हमने जब इसकी शुरुआत की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10, दो आई हैड द हिंदी मीडियम एट दैट पॉइंट इन टाइम, हम इतने अखबार पढ़ते थे इंग्लिश के कि अभी आपको शायद कुछ के तो हो सकता है कुछ लोगों को नाम भी नहीं पता हो। डेक्कन हेराल्ड और पैट्रियट नाम से भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये सब तो आते ही थे। उसके अलावा इंग्लिश की मैगजीन्स आती थी, इलस्ट्रेटेड वीकली है, फ्रंट लाइन है। तो रीडिंग को बहुत ही आपको टाइम देना पड़ेगा, और ये मानिए कि आपका ये बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट में और लाइफ में भी काम आएगा। और आपको फिर एक बार अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को ओवरऑल आपका बेस ही ब्रॉड करते हैं, तो फिर आपको एग्ज़ाम के टाइम में न तो आप पैनिकी होंगे और ना ही कोई बहुत आपको 10-15 दिन में ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि आपकी ओवरऑल इंग्लिश रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की कुछ हैबिट है, देखिए इसमें सबसे दो पार्ट तो फिर भी आसान है, इंग्लिश रीडिंग और इंग्लिश लिसनिंग। रीडिंग सबसे आसान है, लिसनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और स्पीकिंग उसका एक थर्ड स्टेज पे आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कोई भी आदमी आपको अलग से यू कैनॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आपको बोलने में शुरू में दिक्कत आएगी, आप छोटे छोटे सेंटेंस बोल पाएंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि इंग्लिश को बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में हम में से बहुत सारे लोग या बोलते हैं और दे ट्राई टू रिफ्लेक्ट दैट एज इफ दे नो इंग्लिश। अब अगर कोई आदमी को हम बोलें कि तुम 2 मिनट कंटिन्यूअस बोलिए, तो मैं बहुत बेसिक सी बातें कर रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हों, काफ़ी अच्छे लेवल के भी हों। अब रीडिंग में मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपको एक क्या होता है कि वोकेबुलरी भी वेरियस सेक्टर की अलग अलग होती है। अब न्यूज़पेपर में भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स सेगमेंट अलग आता है, पॉलिटिकल सेगमेंट अलग आता है, दूसरा जो डेली या करंट अफेयर का सेगमेंट अलग आता है, फिर कुछ वर्ल्ड बॉडी के या कुछ कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, उसका थोड़ा अलग होता है। तो एक तो वो सेगमेंट वहाँ पे न्यूज़पेपर में आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो दूसरी बुक्स हैं, अब उसमें भी अलग अलग सेक्टर की वोकेबुलरी भी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश खाली आप न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ इश्यूज एड्रेस होते हैं, पर लेकिन फिर भी बहुत सेक्टर्स की वोकेबुलरी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रह पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की इंग्लिश भी एक फॉर्मल इंग्लिश होती है ब्रॉडली, इनफॉर्मल या जिसे कोलोक्वियल इंग्लिश बोलते हैं या बातचीत की इंग्लिश बोलते हैं, उसमें जब कंफर्ट का लेवल आता है तो
वो आदमी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और जो जेन्युइन इंग्लिश जिसे बोलते हैं वो आपको उसमें एक मास्टरी आती है। अब इसके लिए आपको अलग अलग सेक्टर की किताबें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ रिलीजियस टेक्स्ट, अगर इंग्लिश के कभी, अब आप कहेंगे कि मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करें या जीके की पढ़ाई करें या ये, इसको साइड में देखिए। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसके अलावा कोई शॉर्टकट बताओ तो सॉरी, देयर इज नन। आपको ये सब करना तो पड़ेगा, आज करिए या जितना जल्दी इसे शुरू करेंगे, 1-2 घंटा आपको। और मैं ये बोलता हूँ कि ये पढ़ाई नहीं है, बिलीव मी। आप जब ये शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक तरह से जैसे एक हैबिट या हॉबी डेवलप हो गई है और बहुत मज़ा आने लगेगा। ये आपको बर्डनसम नहीं होगा। मुझे तो इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ने में एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, जैसे मैं कोई वैकेशन एंजॉय कर रहा हूँ, या जैसे मैंने काम से थक कर के और अब एक रिलैक्स काम करने की सोची, तब मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो बड़ी फेमस बुक्स होती है, आप जानते हैं, जो आपके जीके में भी जिनके बारे में पूछा जाता है, ऐसी बुक्स आप लीजिए, उनकी एक अलग होगी। कुछ फिक्शन की बुक्स होती है, आप फिक्शन की बुक्स भी पढ़िए, उसकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है। आप फिल्म गॉसिप की मैगजीन्स जो इंग्लिश की आती है, अब पता नहीं, हमारे ज़माने में तो सूर्य आती थी, स्टार डस्ट आती थी, फिर इल्यूस्ट्रेटेड वीकली आती थी, फ्रंटलाइन आती थी। अभी जो भी इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे फिर भी एक न्यूज़पेपर फॉर्मेट है, ज़्यादा है, लेकिन आप जो फिल्म मैगजीन इंग्लिश की पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत रिच लैंग्वेज होती है और वो आपको एक रिलैक्सेशन भी देगी और आपकी वोकेबलरी को बहुत ही स्ट्रांग करेगी। आप जैसे लॉ की कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, क्विजिन की बुक्स पढ़ सकते हैं, कुकरी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप गीता महाभारत के भी इंग्लिश टेक्स्ट आते हैं, आप देखिए, उससे 2 काम होंगे। अगर आपने वैसे कभी गीता नहीं पढ़ी है तो आपको इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और आप सोचिए गीता हिंदी में भी पढ़ने में कितनी एक तरह से हर आदमी को जल्दी से समझ में नहीं आती। मैं डिफ़िकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो आप सामान्यतः अखबार में नहीं पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट या वो कंटेंट यूज किया हुआ होता है, तो आपको पता लगेगा कि ये जो वोकेबलरी है ये बहुत सेगमेंट में फैली हुई है। मैं कुछ ही नाम ले पाया हूँ, कुछ और जो भी आप सेगमेंट, चाहे मैं तो कह रहा हूँ आप फैशन मैगजीन पढ़िए, टेलरिंग की मैगजीन पढ़िए, आपको बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे जो आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलते हैं। इसी तरह से आप अगर लिसनिंग करते हैं तो एक लिसनिंग होता है, कोई डिबेट चल रहा है या न्यूज़ चल रहा है रेडियो टीवी पे, फिर आप सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश नंबर्स, यू मस्ट ट्राई टू लिसन। फिर आपको बहुत सारे, मैं समझ सकता हूँ कि ब्रॉडली जो हिंदी मीडियम से हैं या इवन उनकी जो एक्सेंट होती है उसमें से हमें भी कई बार पूरी चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप उसकी लिरिक्स को साथ में आप तो गूगल या ऑनलाइन समझ सकते हैं, कोई भी गाना जो आप सुन रहे हैं उसकी लिरिक्स को भी सामने रख लीजिए, तब वो जो बोल रहा है वो 1-2 बार के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो कॉकेशियन कंट्री या ट्रूली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उनका एक्सेंट हमारे एक्सेंट से बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग संडे बोलते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्री में संडाई बोलते हैं। एक्सेंट का बहुत ज़्यादा अंतर है। एक जो रूरल एरिया का अमेरिकन जो इंग्लिश बोलता है उसके एक्सेंट और भी, जिसे एक्सेंचुएटेड इंग्लिश बोलते हैं, वो उनका एक्सेंट तो एक अच्छे खासे इंग्लिश नॉलेज वाले को भी जल्दी से समझ में नहीं आता। तो जो इंग्लिश सॉन्ग्स हैं वो आप लिरिक्स के साथ अगर सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लगेगा। और ये माइंड एक ऐसी चीज़ है जो प्रोग्रामिंग हो जाता है यदि आप काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी सुनते हैं। अब मैंने सुनने का आपको बताया, न्यूज़ सुने, डिबेट सुने, कोई दूसरे प्रोग्राम करें, हिस्ट्री चैनल देखें, जियोग्राफी चैनल देखें, आप सॉन्ग सुने, और व्हाटएवर यू कैन ले योर हैंड्स ऑन, यू मस्ट ट्राई टू लिसन। अब बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग स्टार्ट विद अ लाइक माइंडेड फ्रेंड और ए कोलीग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहा जाता है कि 1 से ज़्यादा लोग अगर हों, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन कम से कम 2 हों,
तो आपस में कॉन्सेप्ट भी शेयर कर सकते हैं, नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं और आप बात भी कर सकते हैं। हम लोग तो कमरा बंद करके, एक फ्रेंड था मेरा लाइक माइंडेड, हम लोग घंटों घंटों, और संडे वगैरह को तो पता नहीं 6-6 8-8 घंटे भी, और ये एक रिजॉल्व रखते थे कि so long as we are inside that room, none will utter a single sentence of Hindi. That is sort of self resolve. Unless you have that kind of resolve. हाँ, मैं मानता हूँ दिक्कत आएगी, लेकिन शुरुआत का तरीका क्या है मुझे बताइए। कोई वैक्सीन है, कोई कैप्सूल है? आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप जितने इम्परफेक्ट हैं आपका कोलीग भी उतना इम्परफेक्ट होगा। आप दोनों बोलना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आपका उसमें धीरे धीरे निश्चित मानिए कमांड आ जाएगी। कुछ लोगों को फास्टर वे में लर्निंग हो सकती है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको खुद से बोलिए। जब कभी फ्रेंड नहीं है और आप इफ़ यू फील लाइक, तो स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे आईने के सामने खड़े होके बोलिए। ये आईने के सामने खड़े होने से आपको ये पता लगेगा कि आप कितना, आप खुद ही एसेस कर पाएंगे कि कैसा बोल पा रहे हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देख पाएंगे, आपके एक्सप्रेशंस देख पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख पाएंगे। ये सब चीज़ें पहले दिन आप तलाश ना करिए, आपको तो बोलना है, सुनना है और पढ़ना है। ये आप स्टार्ट कर दें, एग्ज़ाम तो बहुत पीछे रह जाएगा। आपका जो लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा वो अपने आप में काफ़ी रिवॉर्डिंग होगा, चाहे करियर कुछ भी हो। ये नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ गोइंग टू पे यू अ रिच डिविडेंड। ये मेरा तो अनुभव है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, काफ़ी हद तक योगदान इस चीज़ का भी है। इंग्लिश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वोकेबुलरी। जो वोकेबुलरी जिनका शब्दकोश या वोकेबुलरी जिसकी अच्छी है, उसको बोलने, समझने और पढ़ने में दिक्कत कम आती है। अब वोकेबुलरी कैसे करें? अगेन ये तीनों ही तरीके हैं, रीड, लिसन एंड स्पीक। वोकेबुलरी का एक और छोटा सा ट्रिक है कि आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप मीनिंग तो समझ गए, मोटा मोटी वो पैरा समझ गए, लेकिन उसमें किसी एक पैराग्राफ में 2 शब्द ऐसे आए जो आपने समझे नहीं, ओवरऑल मीनिंग निकाल लिया आपने। लेकिन कई बार हम जो मीनिंग निकाल रहे हैं वो वहाँ पे अर्थ उसका बिल्कुल अलग भी हो सकता है। ये लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी ये ब्यूटी है या ये उसकी वीकनेस है, क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप कीप अ गुड डिक्शनरी ऑलवेज क्लोज टू यू। अब आजकल तो अच्छी बात है कि स्मार्टफोन में ही डिक्शनरी होती है, तो आप उससे आगे मत बढ़िए। एक पेन या पेंसिल ज़रूर लेके, जब भी कुछ पढ़ते हैं पेन या पेंसिल लेके ज़रूर रखें साथ में। जो शब्द या एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, आपने जो प्रिज्यूम किया है मीनिंग, उसको मानते हुए आगे बढ़ गए और उसके रियल मीनिंग को नहीं देखा या आपने डिक्शनरी को रेफर नहीं किया, तो ये सही नहीं होगा। आप जो चीज़, ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन यू मस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं इसको देख लेता हूँ। एक बार ही तो देखना है, 2 बार देखना है, उसके ज़्यादा क्या है। आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाएगा। कई बार हम पूरे सेंटेंस या पूरी न्यूज़ के या किसी आर्टिकल के फ्रेम में उस बात को समझ तो जाते हैं, बट ये लैंग्वेज सीखने का सही तरीका नहीं है। वो पढ़ें, अंडरलाइन करें और फिर उसका ट्रू मीनिंग देख के वापस उस सेंटेंस को देखें। कभी कभी ऐसा होगा कि आपने जो सोचा था वो नहीं है उसका मतलब। ऐसे बहुत सारे हैं, इस वक्त रिकलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम कुछ सोच रहे हैं बट उसका मीनिंग या एग्जैक्ट मीनिंग, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मीनिंग हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग कई बार काफ़ी अलग भी होता है। डिक्शनरी को, उसको स्किप नहीं करेंगे। पढ़ तो लिया, अब ठीक है यार 20 शब्द, मेरा 1 पेज पढ़ा न्यूज़पेपर का और 20 वर्ड्स मुझे नहीं आए। शुरू में ऐसा होगा, 20 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको छोड़िए मत। ये वोकेबुलरी ऐसे ही धीरे धीरे बिल्ड होगी। कहीं भी जो कुछ भी पढ़ा सुना,
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आजकल तो सब कुछ है, डिक्शनरी है, स्मार्टफोन डिक्शनरी है, डिक्शनरी पेपरबैक है, हार्ड कॉपी है, और नहीं तो डायरेक्टली गूगल कर लीजिए कोई भी मीनिंग का, तो आपको मीनिंग सीखे बिना आगे नहीं बढ़िएगा। ये मेरा आपको बहुत स्ट्रांग एडवाइस है। एक बार क्लैरिटी हो जाएगी तो आप उस शब्द का हमेशा के लिए, अगर ठीक ठाक मेमोरी के आदमी हैं और इस लैंग्वेज की तरफ थोड़ा भी इंटेंशन है, बैठ जाइए ना। नहीं सर, बस। तो ये आपके लिए वोकेबुलरी बहुत ही, जैसे मैंने बताया, सेक्टोरल वोकेबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिपीज़ में क्या वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, क्विजिन्स मेकिंग में क्या वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट में हम क्या वोकेबुलरी यूज़ करते हैं, सब की टेक्स्ट बाज़ार में इंग्लिश के भी मिलते हैं। हमारी एक इच्छा शक्ति की बात है, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं लेकिन कई बार ये चीज़ें नहीं खरीदते हैं। चाहे आप मैगजीन पढ़ें, उसमें शब्द को बिना समझे, एक्सप्रेशन को बिना समझे आगे ना बढ़ें। किसी फ्रेज या इडियम्स भी आते रहते हैं। अब फ्रेज या इडियम्स, आपने इडियम्स की कोई बुक पढ़ी, ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी देर आर, मैंने बताया ना, आपने जैसे हम लोग कई बार इतनी बड़ी डिक्शनरी रखते हैं, बट बिलीव मी, मैंने स्टेट लाइब्रेरी जो बीकानेर के म्यूज़ियम में है, वहाँ इतनी बड़ी डिक्शनरी और इस साइज़ की, खाली एक लेटर, एक ही, ऐसे ही जेड तक की, आप समझिए 26 डिक्शनरीज और इतने बड़े बड़े वॉल्यूम। तो हम जो इतनी कंसाइज डिक्शनरी, जो भी अच्छी भी है, आप समझिए लैंग्वेज कितनी इनफाइनाइट है, कितने वर्ड्स हैं कि वो एक लेटर की इतनी बड़ी डिक्शनरी हो सकती है। इसी तरह से इडियम्स जो कॉमन पार्लांस में है, जो आम प्रचलन में है, हम लोग उनको कई बार किताब में एक जगह, अच्छी बात है, वो काफ़ी कुछ कवर कर लेता है, लेकिन इनफाइनाइट है, इतने ज़्यादा है, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज या नेटिव इंग्लिश तो हम बोलते ही नहीं है, जो कि उस देश की एक्चुअल में है, काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उनके डेली रोज़मर्रा में क्या इडियम्स, फ्रेजेस, खासकर जो बोलचाल के हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक कोलोक्वियल होते हैं। कोलोक्वियल लर्न करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का एक फ़ायदा या एक ज़रूरत ये है कि आप फ्लुएंट कब हो पाएंगे, जब आप एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही स्टेटमेंट को या एक ही कम्युनिकेशन को आप, you are not looking for words or you are not found to be mentally searching for the words। आप एक ही चीज़ को 5 तरीके से बड़े इजीली, एफर्टलेसली एक्सप्लेन करने या एक्सप्रेस करने की स्थिति में होने चाहिए। एक बहुत सारी चीज़ों के आप एक ही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत सारे परम्यूटेशंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपकी अगर वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी और आपकी आदत पढ़ने और बोलने की होगी, तो आप एक ही बात को, और जब आप एक ही बात को कई तरीके से कहने की जब एबिलिटी आ जाती है, सेम मीनिंग कैन बी कम्युनिकेटेड इन सो मेनी वेज, इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस। For example, I had eaten my food, I had taken my meal, I had had my food, I am done with it। I can, I can keep counting so many things। एक ही बात को बोला, I am done with my food, I have taken my food, I have had my food, I am full now। I mean, कितने भी, कोई भी चीज़ को आप कितनी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जब आपको ये सारे परम्यूटेशंस काफ़ी कंफर्टेबल होंगे तो आपका एक एफर्टलेसनेस, मतलब लिंग्विस्टिक स्किल में क्या है, वो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बीच में पॉज करते हैं, कुछ बोला, वो एक सोचते हुए से नज़र आते हैं। और एक क्या प्रॉब्लम ये भी होती है कि ऑफन mentally we frame sentences in Hindi and then we at the same time we try to translate them into English। वो फिर आपकी इफ़ेक्टिवनेस या एफिकेसी को काफ़ी नीचे ले आता है। तो ओवर द पीरियड आपके अंदर तो एक मेंटल स्विच डेवलप हो जाना चाहिए कि हाँ, हिंदी भी जानता हूँ, जब हिंदी बोलूँगा तो हिंदी का स्विच ऑन है, और जब इंग्लिश बोलूँगा तो फिर मेरा इंग्लिश का स्विच ऑन है। देन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वुड नॉट बी फाउंड टू बी थिंकिंग इन हिंदी एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश।
If that is the case, then probably the efficacy of the language that you try to communicate to others, that will not give out the kind of meaning that you intended to convey. किसी भी लैंग्वेज में ये होता है कि आपका जो मीनिंग है that must get across with the same intent that you wanted to convey. कई बार हम कहना कुछ चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, वो इंटेंट कन्वे नहीं होता। सेम लैंग्वेज में एक बात और आती है कि जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ट्रांसलेट कीजिए, तो ट्रांसलेट में हमें लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, इंटेंट का ट्रांसलेशन करना होता है। इंटेंट का ट्रांसलेशन, उसका अर्थ क्या है। जैसे खाना खाना, विल यू प्लीज हैव योर फूड। अब खाना खाना, अब खाना दो बार आया यूज आया, एक बार तो ईट के लिए आया है और एक बार फूड के लिए आया है। तो अगर आप लिटरल, बहुत सारी बार हम देखते हैं कि ये लिटरल में अटक जाते हैं, जबकि इससे आपकी एक और हैबिट, चाहे वो हिंदी को भी इम्प्रूव करेगी, कि कई बार हम उसका मीनिंग को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये सामान्य बातें तो ठीक है, जो सामान्य बोलचाल की, लेकिन आप अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सॉन्ग को ट्रांसलेट कर रहे हैं, अब सॉन्ग के अंदर जैसे एक शब्द आया, थोड़ा मैं फ्रीली बोल रहा हूँ, अब एक शब्द आता है कि जलवा। अब आप इसको बहुत देर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग? यू नीड टू फर्स्ट इंटरनलाइज द मीनिंग ऑफ जलवा। व्हाट इज दैट? तो आप जब, मैंने जो बार बार सॉन्ग पे या जो फिल्म गॉसिप मैगजीन की बात कही है, वो इसी इंटेंट से कही है कि आपको इतने शब्द मिलेंगे जो आपको एक बार हिंदी में भी ठीक से नहीं पता। हिंदी का शब्द तो है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, जिसको कि इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या ढूंढूं मैं। तो आप जब सॉन्ग्स को कुछ ट्रांसलेट अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको बड़ा मज़ा आएगा कि इसका इंटेंट भी साथ में मैंने समझा। अभी तो गूगल इतनी फैसिलिटेट करता है कि अगर आप जलवा इन इंग्लिश आप गूगल में ये डालिए, तो वो आपको मीनिंग देगा। ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट करने से आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी, रिटन इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होगी, और कॉन्कॉमिटेंट या साइड बाय साइड गेन्स ये होंगे कि आपको बहुत सारी नई कॉन्सेप्ट भी लर्न होगी। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लिश लर्निंग में, जैसे आपको बनाना रिपब्लिक क्या होता है ये मालूम नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लिश सीखेंगे और इफ़ यू कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर फ्रेज बनाना रिपब्लिक, ये कौन से कंट्रीज को बोला जाता है, आप जीके में कहीं पढ़ लिया होगा, बट ऐसी में अभी एक दर्जन तो इंस्टेंटली बोल दूंगा। देयर इज ए फ्रेज कॉल्ड पायरिक विक्ट्री, सिस्फियन टास्क, डार्बी एंड जोन्स। अब ये आप इंग्लिश के लिए लर्न करेंगे तो आपको साथ में पायरिक विक्ट्री क्या है ये पता चलेगा आपको। बहुत ट्रोजन हॉर्स, अब ट्रोजन हॉर्स की आप अगर जब इसका रियल गूगल में या जहां भी आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे, तो आपको इसके पीछे ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी भी पता चलेगी कि ट्रोजन हॉर्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजेज, इडियम्स और वर्ड्स की जो डिराइव हुए हैं या उसकी उत्पत्ति हुई है, वो किसी घटनाक्रम से हुई है, किसी इंस्टांस से हुई है। तो जब आप ये लर्न करेंगे तो आपको साइड बाय साइड जो गेन होगा, आपको पता लगेगा कि पायरिक विक्ट्री आखिर किस फिलोसफी से शब्द निकल के आया है। कि एक किंग था बाय द नेम ऑफ पायरस, जब उन्होंने एक युद्ध जीता और पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा कि वो अकेले बचे हैं, दोनों ही पक्षों में सब मर गए, उनके खुद के सोल्जर्स भी सारे खत्म हो गए। तो जब बहुत कॉस्टली विक्ट्री होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है पायरिक विक्ट्री। अब सिस्फियन टास्क बोलें तो सिस्फियन टास्क क्या है? एक मॉन्स्टर था, ये सब बहुत सारी चीजें लैटिन या ग्रीक माइथोलॉजी से आती हैं। अब एक मॉन्स्टर था, उसको द देन किंग सेंटेंस्ड हिम और अवॉर्डेड ए पनिशमेंट कि वो एक बहुत बड़े गोल पत्थर को